नमस्कार, मैं सुनील नारनूलिया जयपुर एजुकेशन समिट के एक विशेष सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हम लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हम आपको नित्य प्रति किसी न किसी ऊर्जा से भरी एक ऐसी ऊर्जा से भरी पूरी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया हो, अलहदा काम किया हो। वो मकाम जो लगता है कि मुमकिन नहीं है, वो जिसने वो मंजिल हासिल कर ली हो, तो कुछ खास होते हैं। और वैसे भी कहते हैं मंजिलें तो कुछ होती नहीं हैं, रास्ते होते हैं। जहां आप थम जाते हैं दूसरों के लिए वही मंजिल बन जाती है। अब देखना ये होता है कि आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है, क्योंकि आने वाले समय में वही दूसरों के लिए मंजिल बन जाएगी। तो आज हम इस शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने वाले हैं। उन्होंने अपना सफर बहुत जल्दी शुरू कर दिया और इतना जल्दी शुरू कर दिया, हमें लग रहा है कि जब उनका रास्ता खत्म होगा उस वक्त तक बहुत बड़ी मंजिल तैयार हो चुकी होगी। आज का दिन एक और मायने में भी खास है। वो इसलिए खास है कि आज एक पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उसका बेटा, उसका किरदार उसके अंदर झलके। देखो, सपने देखता है अपने बच्चे के साथ में। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, वो एक ऐसा ही बिल्कुल लायक बेटा जिसे कहूँ, जिसने अपने पिता के सपने को अपने अपने किरदार में ढाला, अपने सपनों में ढाला और अपने स्वरूप को कुछ उस तरह से किया कि उससे पिता को अब नजर आ रहा है कि हाँ, ये वही सपना है जो मैंने कभी देखा था। तो उसे गुरूर, उसे फक्र को साथ में लेके हम लोग शुरुआत करते हैं और आपसे रूबरू करवाता हूँ आज की उस शख्सियत से, जो देखने में आपको लगेगा इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा काम, बहुत अद्भुत। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ सौभाग्य भारिल से। सौभाग्य भारिल, जैसा कि इनका नाम से जाहिर हो रखा है कि जिसका नाम है सौभाग्य हो, तो जाहिर सी बात है सफलताएं तो उनके साथ सर्वज्ञ वाले। अच्छा, सर्वज्ञ सर्वज्ञ जी हो, जाहिर सी बात है कि उनका किरदार अपने आप के अंदर ही होगा, जिसके अंदर जैसे सब चीजों का ज्ञान हो वाली बात है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल सबसे पहले सर्वज्ञ, मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक आपको देखते ही सबसे पहला सवाल जो आता है, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा धमाका करने की जो एनर्जी वो आई कहाँ से आपके अंदर? ये बड़ा सवाल आता है। इतना छोटा पैकेट, इतना बड़ा धमाका कैसे? फिर मैं आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, लेकिन ये बड़ी उत्सुकता है जो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रहा परवरिश, किस तरह से रही? थैंक यू सो मच आपके इस पूरे परिचय के लिए और आपके इस वार्म वेलकम के लिए क्रीडेंट टीवी पर। सुनील जी, ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि बहुत कम समय में नहीं, इसमें बड़ा समय इसलिए लगा है क्योंकि बचपन से पैदा होते ही जो संस्कार मिले, वो संस्कार की वजह से आज मैं भले 30 साल का हूँ, मुझे लगता है वो सफर जब पैदा हुआ तब से शुरू हो गया था, क्योंकि संस्कार तो पालने में ही शुरू हो जाते हैं। और जी। पिताजी ने तो महान काम किया ही किया है, पर मेरे दादाजी से ये जो संस्कार आए, क्योंकि दादाजी ने लगभग 50 से ज्यादा किताबें लिखी और दादाजी से वो संस्कार चलकर पिताजी तक आए और पिताजी से मुझ तक आए। तो बचपन से ही जो हमें सिखाया गया, बताया गया, वो चीज वहीं से शुरू हो गई। और जब हमने होश संभाला, तो अपने आप खुद ब खुद, जब खून में ही ये सब कुछ है, तो वो सब बाहर आने लग गया और आपके अंदर वो एनर्जी और वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं कि हम अपने आप कुछ समाज में योगदान देने लग जाते हैं, समाज में लोगों को प्रेरित करने लग जाते हैं। और फिर आप जैसे अच्छे लोग हैं जो याद कर लेते हैं, तो इस मंच के माध्यम से भी आज कुछ और प्रेरणा दे पाएंगे लोगों को। बस ऐसी कुछ चाहत है। जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। देखिए, देखा तो दर्शकों कि इसे विनम्रता कहते हैं कि इंसान अपने आप का जो कहूँ ज़िद कहूँ, जुनून कहूँ, जो मेहनत है, उसको भी एक लेगेसी के रूप में सामने प्रस्तुत करते हैं। अद्भुत। मैं अब आपको सर्वज्ञ जी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। सर्वज्ञ जी देखने में चाहे 30 साल के लग रहे हों, लेकिन 10 साल इन्हें अपने इस जिस करियर में हैं, उसमें 10 साल हो गए और 10 साल बहुत सफलता से बिताए हैं। ये सिर्फ़ एक इसी करियर की ही बात नहीं, इनका दिल बहुत नरम है। ये पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्होंने एक पीएल नाम से संस्था भी बना रखी है, जिसके ज़रिए पशुओं की लिए एम्बुलेंस भी चलाते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें कोई तबीयत खराब होती है, कुछ और होता है, तो उनका इलाज का भी ये करते हैं। अपने जन्मदिन के ऊपर हज़ारों की तादाद में पेड़ लगवाते हैं और पेड़ लगवा के सिर्फ छोड़ नहीं देते, उनकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं कि वो पेड़ आगे बल्कि बड़े हों और औषधियाँ दे पाएँ, वो फल-फूल दे पाएँ, जिससे कि
उसकी कोई वर्थ निकले। क्योंकि इनका मानना है कि कोई बीज रोप के छोड़ देना आसान होता है, मुश्किल ये होता है कि उस बीज को लगाएं, उसके परवरिश का जिम्मा भी हम उठाएं। तो ये जो सोच है ये इस बात को जाहिर करती है कि शख्स के अंदर कितनी ऊर्जा होगी, कितनी सकारात्मकता होगी, एनलाइटमेंट कितनी ज्यादा होगी कि उसने छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा ले रखा है। अक्सर जन्मदिन होते हैं, हम देखते हैं लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगा के भूल जाते हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी को मैं प्रणाम करता हूं। और जो पहला सवाल अब जो आपके खाते में आता है कि आपने सक्सेस हासिल कर ली छोटी सी उम्र के अंदर ही, तो सब लोग इतनी छोटी उम्र में सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वजह होती, क्या लगता है आपको? देखिए सर, ऐसा है कि इसका जवाब मुझे पंजाब जाके मिला। मैं जी। पंजाब में एक सेमिनार था अभी 2 महीने पहले, और मैं जब दिल्ली से पंजाब के रास्ते में जा रहा था, बड़ी फनी सा वाकया है, फनी सी बात में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और दिल्ली से पंजाब चंडीगढ़ के रास्ते में कई जगह बड़े-बड़े ढाबे आते हैं, क्योंकि पंजाब में आपको पता है ढाबा कल्चर तो पंजाब से आया है। जी, और बिल्कुल, जहां बिल्कुल। मैं दिल्ली से पंजाब चंडीगढ़ की तरफ चला, पूरे रास्ते में मुझे एक ही बात दिखी, पराठे ही पराठे। हुँ, ढाबा दिखता और दिखते पराठे ही पराठे। मैंने कहा भैया कितने हुँ, पराठे खाता है पंजाब? सुबह का समय था, 7-8 बज रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा? हमें भी नाश्ता तो करना था, मेरे साथ एक साथी थे, पापा साथ हुँ, में थे, हम सेमिनार के लिए पहुंचते सीधा 12 बजे। उसके पहले सोचा हम भी नाश्ता कर लें। और हम हुँ, ढाबे में गए तो अगल-बगल जिस टेबल पे देखा उसमें पराठे ही पराठे। सच में सारे लोग पराठे खा रहे, और वो पराठा नहीं, ओलंपिक का मैदान, हाँ। इतना बड़ा पराठा, हाँ, गोल, हाँ, और इतना मक्खन उसके साथ। साथ में दही, और फिर आप जो साथ में खाना चाहें वो मंगाएँ। अब हम जब हुँ, बैठे तो हमने कहा भई हम क्या खाएँगे? हम भी पराठे ही खाएँगे। मैं हुँ, अगल-बगल में देख रहा था कि क्या हुँ, हुँ, वास्तव में वो ये ओलंपिक साइज़ का जो ये पूरा इतना बड़ा पराठा है, ये कोई खत्म भी कर पा रहा है क्या? पर 90% लोग हुँ, उसे हुँ, छोड़ रहे थे एज़ इट इज़। अच्छा। मैं जब शुरू किया, मेरे साथी जो थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हाल है? तो बोले आखिरी ओवर चल रहा है। हुँ। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं है मेरे कुछ आखिरी ओवर बचेंगे, मुझे तो यही छोड़ना पड़ेगा। हाँ। मैंने उससे एक बात सीखी सुनील जी। हुँ, मैंने कहा लोगों से पराठा ही खत्म नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ, सफलता क्या खाक मिलेगी? पराठा हुँ, खत्म करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो इतना सही बड़ा बात। पराठा जिसे देख के घबरा जाए आदमी, वो हुँ, पराठा ही जिससे खत्म ना हो, सफलता कैसे हासिल करेंगे? माफ कीजिएगा ये बात, मैं भी फिलहाल एक किताब में पढ़ रहा हूँ। उस किताब में लिखा हुआ था कि द वर्ल्ड इज हुँ, फुल ऑफ एवरेज एवरीथिंग। हुँ, आप बाहर जाएं अपने घर से और दुकानदार से पूछें कि उसकी सेल क्या है, तो बोलेगा यार बस एक एवरेज सेल चल रही है, वे 10-20-25 हजार रुपए का सामान बेच लेते हैं। हुँ, हुँ, आप किसी से पूछें, मैक्सिमम लोगों से पूछें आप हिंदुस्तान में कि कितना कमा पाते हैं, तो हिंदुस्तान की एवरेज इनकम क्या है? 12-15 हजार रुपए। हम तो एक जी, गरीब बिल्कुल। देश है, गरीब देश में गिने जाते हैं। हुँ, एक हुँ, कक्षा में जिसमें 50 छात्र पढ़ते हैं, उसमें से मैक्सिमम छात्र एक एवरेज 60-70-80% लेकर आ पाते हैं। 90% लेकर आने वाले तो 1 या 2 ही लोग होते हैं। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। वो 1 या 2 व्यक्ति जो 90% या 95% लेकर आते हैं, उनकी मेहनत में और 60-70-80% लाने वालों की मेहनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो एक हुँ, हिम्मत चाहिए, एक जज़्बा चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक लगन चाहिए। वो जो कर पाते हैं, वो सफल हो पाते हैं। इसीलिए सब सफल नहीं होते। हर क्षेत्र में हम देख लें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सिविल सर्विसेज़ की एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो सीए के एग्ज़ाम हो, वो चाहे डॉक्टर का एग्ज़ाम हो, पीएमटी जो भी व्हाटएवर प्री मेडिकल टेस्ट, वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कुछ ही लोग इससे निकल पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है, वो कीमत चुकाई, इसलिए वो आज सफल है। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही। किसी ने कहा है ना कि वो लोग क्या कर पाएँगे जो जंग से पहले ही डर जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जिस इंसान के अंदर इतना भी हौसला ना हो, जो जंग का मैदान देखकर ही डर जाए, वो कहाँ से जीत हासिल कर पाएगा। अब आपके जो एक सवाल अब मुझे लगता है कि अब मुझे उस सवाल को छेड़ ही देना चाहिए, उस दुखती हुई रग को छेड़ देना चाहिए जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं और अक्सर लोग उसको कहते हैं, वो दूसरों के घर में अच्छी लगती है, खुद के घर में अच्छी नहीं लगती और लगता है कि नहीं यार ये तो खराब काम है, ये तो मुश्किल काम। और मैं मुझे इसको देख के बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो कल मैं जब पिताजी से बात कर रहा था तो कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी कि काम चाहे कोई भी हो, दस्तूर चाहे कोई भी हो, अगर आपने शिद्दत से नहीं चाहा, अगर उसने सलीके से नहीं चाहा तो वो आपको सफल नहीं होने देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके अंदर ये बातें कैसे है? देखने में जब आप भी बाहर जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे और भी जाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नेगेटिविटी आपको देते होंगे, नहीं ये कैसा काम है और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इज़्ज़त भी नहीं करते हैं वाली सी बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपने उसके अंदर जो सकारात्मकता ढूँढी और उसको फ़ॉलो जो किया,
तो उसके लिए पैशन कहीं, वो जिद कहीं, वो कैसे आई कि एक लेगेसी मिल गई कि हाँ ये करना है, या फिर खुद के अंदर कोई एनलाइटमेंट हुआ कि नहीं मुझे ठीक लगता है ये? क्या लगता है, क्या डिफरेंस था इस बात? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मुझे लगता है जवाब भी इससे शायद लंबा ना हो, मैं इसको शॉर्ट में कहने की कोशिश करूंगा। मेरे फादर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का निर्णय 99 में लिया था जी। और 1999 में मुश्किल से एक या दो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में हुआ करती थी, उसमें से भी एक कोई देसी कंपनी थी, हमारे देश की थी, एक विदेशी कंपनी थी और वो विदेशी कंपनी के साथ गए थे क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया था। मैं आपको बता दूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग डंकी की चोट प्रमोट करता हूं क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस मॉडल से कन्विंस्ड हूं और मैंने चूज किया है डायरेक्ट सेलिंग में आना ना, मैं यहां पर बाय फोर्स नहीं हूं। 99 में जब ये इंडस्ट्री आई, इंडिया के लिए नई थी, कुछ कंपनीज यहां पर आई थी जो अमेरिकन कंपनीज थी। हमें ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा व्यापार है। अब 12 लाख करोड़ की तो एक कंपनी होती है इंडिया में। अगर आप सबसे बड़ी कंपनी कोई देखेंगे, चाहे रिलायंस या टाटा की, तो मुझे लगता है 12-15 लाख करोड़ की पूरा उनका वैल्यूएशन होगा, जो सही वैल्यूएशन है, ना कि वो आजकल के स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन तो 60-70 हजार करोड़ कहीं भी जा सकती है, पर एक रियल वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ मैं कहता हूं, जो कि व्यापार होता है उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स में बढ़ता है, एक्सचेंज होता है। और इंडिया में अभी 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 99 से लेकर 2011 तक मुझे इस इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और सुनील जी, मैं भी उसी भीड़ में शामिल था जो ये भीड़ मानती है कि नहीं नहीं यार, ये हमारे मतलब का काम नहीं है, ये क्या मतलब है यार, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, क्या जोड़ने का धंधा है, क्या ये माल बेचने का धंधा है, या क्या लोगों को फंसाने का धंधा है, तुमने कितने मुर्गे फंसाए, तुम क्या कर लोगे, 2 लोगों को ज्वाइन कराया नहीं कराया, ये सारे सवाल मुझे परेशान नहीं करते थे क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर जो काम कर रहे हैं वो एक सही काम है। मैं इंडस्ट्री से खुश था, पर इंडस्ट्री से कुछ मिलेगा इस बात पे मुझे डाउट था। और 2011 में जब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, एक वो अमेरिकन कंपनी को छोड़कर एक स्वदेशी कंपनी के साथ या अपनी कंपनी शुरू करने का उन्होंने निर्णय लिया, तब मुझे लगा कि नहीं, इस बिजनेस में पोटेंशियल है, हो सकता है कि शायद वो विदेशी कंपनी जिसके साथ हम एसोसिएटेड थे उस कंपनी का मॉडल शायद अलग हो, शायद वहां पे लोग कमा नहीं पाए। और 2011 में जब मैं 20 साल का था, तब जब इस इंडस्ट्री का मैंने पोटेंशियल देखा, क्योंकि देखिए सुनील जी, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में वही लोग आते हैं जिनके पास सपने हैं। जी, वो लोग नहीं आते जिनका माइंडसेट ही नौकरी करने का होगा। माफ कीजिएगा, नो ऑफेंस टू पीपल हु वुड लाइक टू परस्यू अ प्रोफेशन एज अ करियर इन जॉब और एनीवेयर। पर मेरी सोच हमेशा से बचपन से ये रही है कि कोई व्यक्ति, एक बच्चा सोचता है कि यार मैं अमेज़न जैसी कंपनी में जॉब करूंगा, पर मेरी सोच ये है कि क्यों ना अमेज़न जैसी कंपनी खोली जाए। कोई ये सपना देखता है कि मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करूंगा, मैं रिलायंस में जॉब करूंगा, पर मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि क्यों ना फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी खोली जाए। तो ये सोच बचपन से डेवलप हुई क्योंकि मेरे दादा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने एक लाइन लिखी कि महान लोग कभी किसी के नीचे काम नहीं करते। तो मुझे बचपन से ही वो इंजेक्शन मिला हुआ था, खून में वो बात थी कि यार अगर बड़ा काम करना है तो नौकरी से तो नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, अगर बड़ा पैसा बनाना है, सपने पूरे करने हैं, तो नौकरी से तो नहीं हो सकता। तो बचपन से इंजेक्टेड था कि नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है, और बिजनेस भी वो करना है जिसमें पैसा तो हो। अब 1 या 2 लाख रुपए महीने का बिजनेस से शायद कोई लग्जरी कार नहीं ले सकता, शायद कोई अच्छा बंगला नहीं बना सकता। तो सपने बड़े थे, और बचपन में तो सपने बड़े होते ही हैं। तो देखो 20 साल 25 साल के जब हो जाते हैं, जब दुनिया के धक्के मिलते हैं, तब पता चलता है कि यार वो बड़े सपने कोई काम के थे नहीं। आप एक 5 साल के बच्चे से अपने हाथ पे, अपने हथेली पे एक मारुति कार की चाबी रखी और एक मर्सिडीज कार की चाबी रखी, उससे पूछिए कि कौन सी गाड़ी चुनेगा, तो वो बताइए, आप खुद बताइए, दिल पे हाथ रखिए, कौन सी चुनेगा? वो मर्सिडीज। पर हमारी उम्र या 30-35 साल 40 साल की किसी व्यक्ति से पूछो कि कौन सी गाड़ी लेनी, बोले नहीं 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 यार, अब अपन तो मारुति ठीक है, अपन कहाँ मर्सिडीज चलाएंगे। उनकी सेल्फ इमेज या उनका कॉन्फिडेंस इस तरीके का होता ही नहीं है कि वो मर्सिडीज चलाएं, और यही कारण है कि वो मारुति चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब धक्के खाए होते हैं दुनिया में, तो उससे समझ में आ जाता है कि शायद मर्सिडीज अपने मतलब की नहीं है। तो बड़े सपने थे, काम बड़ा करना था। जब पता चला कि इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि दुनिया भर में 21 साल 22 साल के लोग लाखों रुपए बना रहे हैं, एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, उनके सपने पूरे हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात जेफ बीजोस ने कही है, जो अमेज़न के मालिक हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, डायरेक्ट सेलिंग से उनका कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो भी काम करते हैं, उसमें कुछ, उस बिजनेस में कुछ काम ऐसे होंगे जो आपकी पसंद के नहीं होंगे, जिनको आप नापसंद करते होंगे, और कुछ काम ऐसे होंगे
जो आप पसंद करते हो। आप अपनी नापसंदगी को अपनी पसंदगी पे भारी मत होने दीजिएगा। आपको जो पसंद है आप वो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। सुंदर अब इसमें सुंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है सुनील जी की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे हर काम पसंद हो। हम्म, किसको पसंद है सूटेड बूटेड तैयार होकर किसी व्यक्ति को फोन करके टाइम लेकर उसके घर पे जाना, उससे बताना एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, उसे बताना कि आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं, उसे बताना कि आप एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। किसी को पसंद है कि महीने में 15 दिन 20 दिन घूमना पूरे हिंदुस्तान भर में और लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। थक जाते हैं, एक टाइम का खाना भी नहीं हो पाता और हमें कई बार ऑन टोज रहना पड़ता है। कई बार हम नहीं होता पसंद फोन उठाना रात को 12 बजे पर, फिर भी फोन उठाना पड़ता है क्योंकि काम है, लोग हैं, लोगों के सपने पूरे होने हैं। तो कई बार नापसंदगी होती है, पर उस नापसंदगी को हमने अपने जीवन पे भारी होने नहीं दिया, क्योंकि हमें जो पसंद है, पसंद क्या है? पसंद अपने सपने हैं। पसंद है कि फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दी जाए। पसंद ये है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, अच्छा पैसा बना सकें, एक लेगेसी बना सकें, एक सिक्योर इनकम बना सकें, ताकि कल मैं अगर दुनिया में नहीं भी रहूं तो मेरी फैमिली को पैसे की जरूरत ना हो, उनको पैसे के कारण कोई और चिंता ना करनी पड़े, कोई और काम करना ना पड़े। तो इस कारण से जो पसंद है उस कारण से हम इसे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि उस पोटेंशियल को, इस अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं अपने लिए, और आज वो सब एंजॉय कर पा रहे हैं जो कभी सोचा था। इसीलिए छोटी सी उम्र से शुरू हुआ, तोहफे में मिला ये बिजनेस 8 साल की उम्र में। पर पापा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बचपन से ये बात सिखाए थे। वो दादा ने पापा को सिखाई होगी, पापा ने मुझे सिखाई कि देखो, हो सकता है कि मेरी वजह से 4 लोग तुम्हें पूछ लेंगे, मेरी वजह से हो सकता है तुम्हें मंच मिल जाएगा, पर उस मंच पे तुम टिकोगे अपनी योग्यता से। तुम में योग्यता होगी तो टिक पाओगे, अगर योग्य नहीं होगे तो लोग उतार देंगे, मंच तुम्हें अपने आप नीचे उतार देगा। सही बात, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से आपके पिताजी को और आपके दादाजी को सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी इतनी अच्छी बात आपके किरदार में बैठा दी, आपके व्यक्तित्व में बैठा दी। मुझे लगता है आपकी ध्यान, आपकी बातें सुन के मुझे वो शेर याद आ रहा है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यानी कि अगर आप जिद अगर अंदर पैदा कर लेते हैं, एक बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर पैदा हो जाती है, तो काम कितना भी सख्त क्यों ना हो, रास्ते कितने भी कंटीले पथरीले क्यों ना हो, आप उन पे चल के आगे जरूर निकल जाते हैं। सर्वज्ञ जी, एक सवाल और आता है कि आपने इंग्लैंड के जो टॉप बिजनेस कॉलेजेस हैं वहाँ कहूँ उससे जाके वॉरिक कॉलेज, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल। हाँ जी। वॉरिक बिजनेस स्कूल, वहाँ से जाके आपने अपना जो मैनेजमेंट की डिग्री ली। तो उसके बाद में आती पहला जब दिमाग में ख्याल आता है कि भाई मैंने इतनी अच्छी कॉलेज, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री ली है और मुझे अब कहीं ना कहीं टॉप एमएनसी के अंदर अच्छा काम मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिल सकती है, और डे वन ही, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी सारी टेंशन फ्री है, मतलब पहले दिन जाऊंगा और मुझे बढ़िया सा पैकेज मिलेगा, मैं काम करना रेपुटेड शुरू कर दूंगा। आपने उस रास्ते को छोड़कर वो वाला रास्ता शुरू क्यों चुना, जो बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करना, 0 1 2, जैसा अभी आपके पिताजी ने वाली बात का जो आपने इत्तेफाक किया, जो यहाँ पे जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अब वो आपको 1 बार या 2 बार मंच देते हैं, बाकी किरदार आपका तय करेगा कि वो मंच आपको कितने दिन तक सह सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। मतलब घोड़े पे तो घोड़े पे बैठने वाला ही सवारी कर सकता है, घोड़ा हर किसी को चढ़ने नहीं देता। तो जब आपको पता था कि इतना मुश्किल ये रास्ता है, तो फिर आपने इसको क्यों चुना? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। वॉरिक बिजनेस स्कूल एक टॉप बिजनेस स्कूल है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे टॉप बिजनेस माइंड्स पढ़ते थे, बड़े बड़े बिजनेस घरानों की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेरे साथ थी। वॉरिक बिजनेस स्कूल में मिस्टर अनिल अंबानी ने अपने बेटे को पढ़ने भेजा था। आप गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। कई सारे ऐसे लोग थे जो किसी एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की पोती वहां पर मेरे साथ थी। तो कोई एक सिटिंग एमएलए के बेटे मेरे साथ थे, कोई एक बड़ा बिजनेस हाउस नॉर्थ ईस्ट में जिनके स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन मेरे साथ थी। तो मतलब इन सब लोगों से घिरे रहने के बाद मैं वहां गया ही इसलिए था ताकि पता चल सके कि सफल लोगों के दिमाग कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। मुझे पता अच्छा। था कि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इस तरह लोगों के सोचने का क्या तरीका होता है। कोका कोला के डायरेक्टर जो रह चुके हैं पहले, वो हमें पढ़ाते थे। रोल्स रॉयस के ऑपरेशंस हेड वहां पर रहते थे। तो 1 साल वहां मैंने बताया, क्योंकि वहां पे मास्टर्स 1 साल का होता है यूके में। और 1 साल में मैं वो सब कुछ देख के आने के बाद भटका, अपनी सोच में भटका, बिल्कुल भटका। नौकरी तो देखिए सुनील जी कभी नहीं करनी थी। बचपन से ही बड़े सपने रहे थे, तो सोचा था कि अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, भले ही छोटा धंधा कर लेंगे, पर धंधा करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। क्योंकि फिर वही बात कि महान लोग कभी किसी के नीचे काम नहीं करते। अब बचपन में हाँ, दादाजी ने किताब लिखी, वो हमने बचपन में ही पढ़ ली। अब उसमें गलती कह लो या समझदारी कह नहीं, लो, पर बचपन से जी।
समझदारी है ये तो आपकी, आपने वो किताब 56 में ही पढ़ ली, वरना बड़े-बड़े लोग बड़ी उम्र दराज होने के बावजूद भी ऐसी किताबें नहीं पढ़ पाते। आप जी, मुझे लगता है भाग्यशाली भी हैं और बहुत ही समय के अनुसार भी हैं कि झट से वो चीज़ें जी। पढ़ ली आपने। तो वो पढ़ ली वो बात दिमाग में बैठ गई, और जब दिमाग में बैठ गई तो बिज़नेस करने का ही सोचा, ये नौकरी करने का सोचा ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हो सकता था यूके में सेटल हो जाऊँ, हुँ, मैं कहीं और विदेश में ही सेटल हो जाता। पर दादाजी ने मेरे उस समय दादाजी थे, 2 साल पहले उनका देहांत हुआ। दादाजी ने कह के भेजा था कि बेटा पढ़ाई करने जा रहे हो, पर वहाँ पढ़ के वापस आना है, रुकना नहीं है। और सुन मैंने भी 1 साल ऐसे ही बिताया कि अब मुझे वापस जाना है। मैंने 1 साल के दौरान सब लोगों ने वहाँ पर सीवी बनाया, रिज़्यूमे बनाया, मैंने सीवी और रिज़्यूमे नहीं बनाया, क्योंकि मुझे बहुत बिल्कुल बढ़िया, नौकरी नहीं करनी थी। बहुत मुझे बड़ी बात। कितने रुपए का पैकेज मिल रहा था वहाँ पर, एक अच्छे बिज़नेस स्कूल से अच्छा कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाता, पर वो मैंने नहीं चुना। ये बात भी तय थी, मैं यहाँ पर इस बात को भी हाइलाइट करना चाहूँगा कि मेरी उम्र के युवा, कई युवा आज ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार से दूर चले जाएँगे, अच्छी पढ़ाई करके बाहर बाहर ही सेटल हो जाएँगे और वापस आने की क्या ज़रूरत है। हमारे माँ-बाप ने हमें इसलिए बड़ा नहीं किया कि हम उनसे दूर चले जाएँ। सुंदर, हमारे बहुत सुंदर, बहुत हमारे सुंदर। दादा ने ये नहीं कभी चाहा कि उनका पोता कभी उनसे दूर रहे। और फिर एक दिन ऐसा आए कि उन्हें कोरोना हो जाए और वो फ़ोन करें कि बेटा हमें कोविड हो गया है और तुम्हारी मम्मी को भी कोविड हो गया है और हमारा ध्यान रखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। और हम सिर्फ़ उनसे फ़ोन पे उनको दिलासा देते रहें कि आप ध्यान रखिए, डॉक्टर को फ़ोन कर दें। सारी व्यवस्थाएँ भले ही हम जुटा दें, पर वो सीरियस हो जाएँ, फिर अस्पताल में चले जाएँ, फिर वो आईसीयू में चले जाएँ, हम फिर भी ना आ पाएँ और फिर आईसीयू से एक दिन वो परलोक सिधार जाएँ, हम उसके बाद लौटें। वो मुझे दिन कभी देखना नहीं था, मुझे सोचा भी मैंने ऐसा नहीं था। वो हमेशा से ये संस्कार मिले कि हम साथ हैं। मेरे दादाजी ने, ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर बहुत सारे युवा आज मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो मैं बात हाइलाइट भी करना चाहूँगा सुनील जी उनके बीच में। हम गाड़ी देखने गए एक दिन, तो बड़ी लग्ज़री कार हमने देखी, हमने कहा ये बहुत बढ़िया मर्सिडीज़ है, इतना बड़ा ब्रांड है, क्यों ना इसे लिया जाए। दादाजी को सम्मान दिया हमने, हमने कहा दादाजी गाड़ी में बैठो, टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। दादा गाड़ी में बैठे, दादा बोले कि गाड़ी कितने की है? हमने कहा उस समय 25-30 लाख रुपए की प्राइस हुआ करती थी, आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब हुँ, हमने ली नहीं थी आखिरकार, क्यों नहीं ली उसी का कारण बता रहा हूँ। और दादा ने एक चक्कर काटा पूरा, और पापा ने, मैंने बहुत प्रमोट करी, हम तो एक्साइटेड थे लेने के लिए। और दादा उतर के बोले कि गाड़ी तो देखो बहुत बढ़िया है, पर तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैंने कहा हम 5-6 लोग हैं। गाड़ी हुँ। में बैठते कितने हैं? मैंने कहा 4। बोले क्या फ़ायदा लेने का? सीधी बात है, गाड़ी के घर में अगर 6 लोग हैं, तो गाड़ी में भी 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 6 के 6 साथ जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि सुंदर, 4 अलग सुंदर, चले जाएँ। सुंदर, बहुत अद्भुत, अद्भुत, बहुत तो बड़ी बात, बहुत इतनी बड़ी बात। इतनी छोटी से छोटी बात का दादा ने वहाँ ध्यान रखा, तो ये तो बात बहुत बड़ी हो गई कि जब हुँ, पोता उनका बाहर पढ़ने जा रहा है, हुँ, तो वो लौट के ना आए, ये उन्हें बर्दाश्त ही नहीं था। तो पहले से ही उन्होंने पूछा नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, क्या पढ़ाई करोगे, क्या डिग्री लेकर आओगे? उन्होंने इतना हुँ, बोला जा रहे हो, वापस लौटना है, क्योंकि रहना साथ में है। अगर भूखे रहेंगे तो भी साथ भूखे रहेंगे, और अगर बहुत कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, घर और बहुत पैसा होगा तो भी वो साथ में भोगेंगे। रहना साथ में है, ये सिद्धांत तय है। तो जब सुनील जी रहना साथ में था, तो फिर ये सवाल उठता ही नहीं है कि बाहर नौकरी करेंगे या बड़े से बड़ा बिज़नेस स्कूल होगा, तो वहाँ से कोई अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था फैमिली, और फैमिली के साथ रहने के लिए जो करना होगा, वो करेंगे। जयपुर भी देखिए सुनील जी, आप भी जयपुर रहते हैं, मैं भी जयपुर रहता हूँ। जयपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जयपुर में बम्बई और दिल्ली जैसी अपॉर्च्युनिटी हो, पर हुँ, बम्बई और दिल्ली भेजना भी उन्हें गवारा नहीं था। हमने कहा जो हुँ। करेंगे जयपुर में ही रह के करेंगे, और जो होगा जैसा होगा, इतनी तो अपने आप पे भरोसा है आज भी कि अगर कुछ ना हो तो भी सब कुछ खड़ा करने का मादा रखते हैं। ये सब कारण रहे हैं, इस कारण से आज यहाँ पहुँचे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि आपको देख के मुझे वो फ़िल्म याद आ गई रणछोड़ दास वाली, जिसमें वो डिग्री लेने नहीं, समझ लेने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह एक छोटा रणछोड़ दास हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो कि वहाँ पे डिग्री लेने के लिए नहीं गए थे, समझ लेने के लिए गए थे। क्योंकि बिल्कुल। समझ इंसानी किरदार को सँवारती है, उसकी शख्सियत को सँवार के वैसा बना देती है, जो लोगों को चकाचौंध कर देता है। तो ये समझ का सौदा है। यहाँ पे जी, स्कूल बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर जो कही है कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वो कोई डिग्रियाँ बाँटने का जगह नहीं होती, वो समझ बाँटता है। अगर आप वहाँ समझ लेकर आ पाते हैं, तो आप बड़े बन जाते हैं, और अगर आप सिर्फ़ डिग्रियाँ खरीद के लाते हैं, तो आप कुछ नहीं बन पाते, किसी न किसी रोज़गार की लाइन में लगे रहते हैं। और वैसे भी कहते हैं डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार में नज़र आता है। तो सही मायने में इल्म तो वो है जो आज आपके किरदार में नज़र आ रहा है। आज आपके अंदर वो साहस है, वो कुव्वत है, वो मादा है कि मैं अपने दम पर सब कुछ
कर सकता हूँ। अद्भुत, अद्भुत, बहुत, बहुत सुंदर। समय बहुत टक, 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 टक कर भागता हुआ दिखाई दे रहा है और सवाल मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। उम्र भी छोटी-सी, उसमें आपने इतना सारा काम भी कर लिया, इतने सारे बदलाव भी लेकर आ गए हैं। आपको पशुओं से भी बड़ा प्रेम है। अब ये देखो दोनों बिल्कुल अलग-अलग लगने वाली सी चीज़ें लगती हैं। एक तरफ आप पशुओं के लिए बहुत सारा उनके लिए एम्बुलेंसेज़ भी चला रहे हैं, पेड़ भी बाँट रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं। एक तरफ आप ये काम भी कर रहे हैं, मेरे दादाजी के सपने पूरे कर रहे हैं, पापा के सपनों को जी रहे हैं। तो सब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? मतलब कैसे अपने जीवन के अंदर अनुशासन लेके आ रखा है? डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? यहाँ आदमी से एक काम नहीं हो पाता, अब हर तरफ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं, कैसे? पता नहीं मुझे, ये बात आपकी सही है, मल्टीटास्किंग मुझे पसंद है। कई हुँ, किताबें आपने पढ़ी होगी, एक किताब मेरे पीछे भी यहाँ रखी हुई है, द वन थिंग। वो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आप एक ही काम करें, उसको पूरी फोकस के साथ करें। कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो मल्टीटास्किंग प्रमोट करती हैं, तो सबका अपना विचार है, सबका अपना थॉट है। पर मुझे पता नहीं कि हमेशा से मल्टीटास्किंग पसंद है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे जो शाकाहार या आप कहें पशुओं के प्रति जो प्रेम है, वो हुँ, कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गया था। हुँ, हुँ, और कॉलेज में पढ़ाई के साथ-साथ मैं पढ़ाई में भी हमेशा कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं रहा, कोई 90s में कभी मेरे नंबर नहीं आए, 80s में नहीं आए, 70s में आए, पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा भी स्कोर करता था। तो पढ़ाई के साथ-साथ ये मैंने एनिमल राइट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ बिज़नेस भी शुरू कर दिया था जब मैं सेकंड ईयर में आया, थर्ड ईयर में आया। तो हमेशा से मल्टीटास्किंग पसंद रही है, तो इसलिए आज भी मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। और मेरे पापा हमेशा ये बात कहते हैं कि 24 घंटे बहुत होते हैं। व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे में बहुत कुछ कर सकता है। और मैं हुँ, आजकल तो इंस्पायर हो रहा हूँ अपने चीफ मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, जितने भी हमारे नेता हैं। हम देखिए नेताओं को भले ही बहुत बुरी निगाहों से देखते हैं, कई बार देखते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कोई जनता के लिए कोई जनता जनार्दन है, पर जनता जनार्दन के लिए कोई लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएँ नहीं आ रही। पर एक बार सुबह से शाम तक का उनका रात तक का शेड्यूल अगर हम देखें, तो उससे हुँ, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कितनी जगह जाके बोलना, कितने सारे विभागों की मीटिंग लेना, कितने सारे लोगों से मिलना, उनकी समस्याएँ सुनना और फिर उसके बाद अपनी हेल्थ भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन जब एक मुख्यमंत्री, वो भी हमारे बीच में से ही तो है, वो कोई अनोखे भगवान ने तो भेजा नहीं कि भैया जाओ तुम्हें राज कार्य करना होगा। उनके पास भी घंटे 24 ही हैं, उनके पास भी उतनी शक्ति है, उनके पास भी शरीर में उतना ही वजन है, उनके पास भी सब कुछ वही है जो हमारे पास है। तो अगर वो इतना काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी अपने जीवन के मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाएँ? हम भी अपने जीवन के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएँ? और सुबह से शाम तक अगर वो सब, कभी किसी मीटिंग में कोई विषय पर बोलना है, कभी किसी मीटिंग में कोई विषय पे बोलना है, कितनी बड़ी मल्टीटास्किंग है। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही कुछ व्यक्तित्व को दिमाग में रखता हूँ। मेरे अपने पिता अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने बहुत काम किया है जीवन में, अलग-अलग बिज़नेसेस किए हैं। तो जब वही अभी आराम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम तो कहाँ आराम करेंगे? अब तो हमारी तो अभी जवानी चढ़ रही है। तो तो इसीलिए मेरे दादा, पापा और इतने सारे जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है, तो ये सब काम कर पाते हैं। बहुत-बहुत मुझे आपको बात को सुनते फिर वो इरफान सिद्दीकी साहब का शेर आ गया, उठो ये मंज़र शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। तो आप ख्वाब देखते हैं, उन्हें सच्चा करने के लिए रुक नहीं सकते, आपको चलना ही होगा। विवेकानंद जी ने तो बात कही भी है कि तब तक चलते रहो जब तक कि आपके सपने आपके मुट्ठी में नहीं आ जाते हैं, आप उनको जीत नहीं लेते। समय की सुइयों ने मुझे बस अब कह दिया है कि समापन तो करना पड़ेगा, लेकिन जाते-जाते मैं कहूँ ना कि जितना मुझे मिल पाए उतना मैं लेना चाह रहा हूँ। तो एक लास्ट टिप जो आज के दर्शकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो आने वाले समय के अंदर देखेंगे, हज़ारों लाखों की तादाद में जो वीडियो को देखेंगे, उन सब के लिए कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अपना एक अलग मकाम बना लिया है, एक अलग ऊर्जा से भरा पूरा मकाम बना लिया है। क्या डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? कैसे रहता है आपका सारा शेड्यूल कहें या फिर जो अब डिसिप्लिन कहें लाइफ का, कैसे क्या रखते हैं कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं? मेरे जीवन में मैंने मैसिव एक्शन को प्रायोरिटी दे रखी है। जी। मैं किसी भी काम को उस लेवल तक, वो चाहे कोई स्पीच ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई एक सोशल मीडिया पे जाने वाला पोस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो अगर अपनी टीम के साथ बैठकर, तो वो कोई एक निर्णय ही क्यों ना हो, उसमें उस हद तक एक एनालिसिस, रिसर्च और उसको उस पीक तक लेकर जाता हूँ, जब तक वो हमारे अंदर से कॉन्शियस से ये आवाज ना आ जाए कि हाँ अब ये सही है, हम ये इस डिसीजन के साथ या इस चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अब ये इस कार्य में हम बिल्कुल सफल होंगे। मेरा भरोसा टीम वर्क पर बहुत है। मैंने बचपन से ही टीम्स बनाई हैं। मैं 10 साल का था तब से मैंने एक क्लब खोल लिया था जयपुर में।
क्योंकि 10 साल के बच्चे को क्या चाहिए होता है? खेलने के लिए जगह और खेलने के लिए दोस्त। तो जी। मेरे पास खेलने के लिए जगह थी, दोस्तों की थोड़ी कमी पड़ रही थी, तो मैंने कहा पूरे मोहल्ले के इकट्ठे कर लेते हैं। और क्या बात बिज़नेस मॉडल इस तरह से तैयार किया जी, बिज़नेस मॉडल इस तरीके से तैयार किया कि वो है। जो खेलने आएगा वो ₹5 देगा जॉइनिंग फी के और हर हम्म। महीने ₹10 देगा और उसके बदले में हम उनको जीतने पर कुछ गिफ्ट्स दे देते थे, प्राइजेस ले आते थे। तो ये बचपन से जब ये एंटरप्रेन्योरशिप का भूत था, तो टीम वर्क पे भरोसा था। तो आज इस तरह की टीम्स बनाई हुई हैं कि डेलीगेशन सही होता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सफलता का। तो राइट टीम होना, राइट डेलीगेशन होना और साथ ही साथ उनके साथ मिलकर मैसिव एक्शन करना। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हम सफल हो जाते हैं। मेरा कभी भी मेरा कोई समय नक्की नहीं है कि मैं इस समय तक ही काम करूँगा। जो लोग जॉब में होते हैं, माफ़ कीजिए, वो उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि सुबह 9 बजे या 10 बजे नौकरी पे जाना है, 6 बजे उससे फ्री होना है, 6 बजे बाद कोई काम नहीं करेंगे। जो अच्छा। लोग बिज़नेस में होते हैं या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, दुकान होते हैं, उनके खोलने का समय है, उनके बंद करने का समय है। मेरा कोई समय नहीं है। रात को 3 बजे तक भी मैं कभी काम कर रहा होता हूँ, कभी मैं सुबह 7 बजे भी उठकर चला जाता हूँ। मेरे यहाँ पे जो अपार्टमेंट में गार्ड है, अभी नए-नए शिफ्ट हुए अपने नए घर में, तो वो गार्ड बड़ा हैरान हुआ एक दिन। बोले, "सर आप क्या हो मतलब? क्या मतलब?" मुझे मतलब उसका बोल नहीं पाया, बेचारा गार्ड था और वो हमें हम्म। पागल समझ रहा था। बोले, हम्म। "रात को 1:30 मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ, फिर सुबह हम्म। 6 बजे फिर दोबारा दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप एयरपोर्ट जा रहे होते हो।" तो 1:30 मैं घर में घुस रहा हूँ और सुबह 6 बजे अगर निकल रहा हूँ, तो सुनील जी अब इसे किस तरह का डिसिप्लिन आप कहेंगे या डिसिप्लिन नहीं कहेंगे, जिस श्रेणी में रखना हो रखें। पर हम्म। मैं एक जो जवाब है मेरा इस सवाल का वो ये है कि मैसिव एक्शन। सफलता के अच्छा। लिए जो ज़रूरी है, मैं वो करने के लिए हम्म। तैयार रहता हूँ। इसी कारण से हम क्षेत्र में हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। मतलब मेरा 100% नहीं 200% देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा जो टारगेट है, उससे 10 उस टारगेट को पाने के लिए 10 गुना ज़्यादा मेहनत करने का माइंडसेट मेरा रहता है। अगर मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए कमाने का मेरा सपना है महीने में, तो मैं 10 लाख रुपए महीने कमाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होगी, मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। यही कारण है कि मैसिव एक्शन दे पाते हैं, तो सफल हो पाते हैं। बहुत सुंदर बड़ी बात है। ज़ाहिर-सी बात है, आपने जो कही मुझे लग रहा है संक्षेप में अगर इस बात को हमारे दर्शकों को समझाऊँ तो इतनी-सी बात है कि जिस दिन आप अपने काम से प्यार करने लग जाते हैं, जब उसको करते वक़्त आपको थकावट नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कि सारे अनुशासन आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। फिर आपको चीज़ें संतुलित नहीं करती, आप चीज़ों को संतुलित करने लग जाते हैं। जैसे सर्वज्ञ जी ने बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर कही, वो 1:30 बजे आते हैं, सुबह 6:30 बजे वापस लौट जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इनके दिमाग में थकावट नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने काम से प्यार है और उनकी सफलता का सही मायने में राज भी यही और अनुशासन भी यही है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन यही होता है कि आप अपने काम के प्रति जुटे रहें। और मुझे लगता है सर्वज्ञ जी को देखकर जो मुझे समझ में आ रहा है, और एक निदा फादिल साहब के शेर के साथ में आज के इस कार्यक्रम का मैं अंत करना चाहूंगा कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या चीज है किताबों को हटा कर देखो। तो बहुत खूब सर्वज्ञ जी, आप जिस तरह से किताबों को हटाकर उन सब चीजों को सिर्फ समझ की तरह अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ढेरों दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निरंतर बढ़ते रहें और अपने पिताजी कहें, माताजी कहें, अपने दादाजी कहें, जो भी जिन्होंने भी आपसे आस्थाएं, आप पे विश्वास टिका रखा है, आप उन सबके विश्वास पर खरे उतरें, उनके सपने पूरे करें और देश के लिए गौरव का विषय बन सकें। इसी की बहुत बहुत ढेरों ढेरों बहुत-बहुत आपको धन्यवाद शुभकामनाएं। सुनील जी, बहुत आपके साथ यहाँ पर ये आधा घंटा बिताया, बहुत अच्छा लगा। प्रेरण टीवी का धन्यवाद, ये जितने सारे आपके साथ जितने एसोसिएटेड हैं आपके पार्टनर्स, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपने याद किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक जी, यू। हम हमेशा याद करते रहें, क्योंकि हमें भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जब भी ऊर्जा हमें कम महसूस होगी तो हम सर्वज्ञ जी के पास जाएँगे एनी और टाइम, एक एनी टाइम। डोज़ आपसे लेकर आ जाएँगे और आशा करते हैं कि आपका दरवाज़ा हमें कभी निराश नहीं करेगा। कभी चलिए नहीं सर, बहुत-बहुत कभी नहीं। धन्यवाद। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप इस मंच पे पधारे और हमारे साथ में अपने विचार साझा किए, अपने मिशन कहूँ, विज़न कहूँ, वो साझा किया, जिसके ज़रिए हम दुनिया को जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।